Hello guys, this is Ashutosh again welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज का ये हमारा आ गया है एक सेंट्रल फोर्स मोशन का जो कोर्स काफी अपडेटेड था। तो वो आज से चालू हो रहा है। ठीक है। सेंट्रल फोर्स मोशन का जो हमारा कोर्स है इसके बाद हम क्या कवर करेंगे, ग्रेविटेशन कवर करेंगे, है ना। इससे पहले के बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, है ना, जिसमें हम लगभग पूरी मैकेनिक्स कवर कर चुके हैं। तो प्लीज जाके वो वाले लेक्चर्स को भी देख लीजिए एक बार। तो सेंट्रल फोर्स मोशन एक टोटली न्यू टॉपिक है। तो अभी आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और लेक्चर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेके हीरो तक जाएगा, है ना। जब आप सेंट्रल फोर्स मोशन का ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, सेंट्रल फोर्स मोशन के कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, तो सेंट्रल फोर्स मोशन का हर बार दो या तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं, दो या तीन क्वेश्चंस जैम में जरूर आते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन के। वो वाले जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो कैसे होते हैं, बेसिकली सेंट्रल पोटेंशियल के क्वेश्चन होने वाले हैं ना, इफेक्टिव पोटेंशियल के क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट के क्वेश्चन होते हैं, वो कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हम हर प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको समझ में भी आएगा कि सेंट्रल फोर्स मोशन कैसे वर्क करता है, क्या चीज होती है सेंट्रल फोर्स मोशन, है ना। सेंट्रल फोर्स बेसिकली क्या चीज होती है, सारी चीजों के बारे में हम कवर करते हुए चलेंगे। तो जो दो तीन क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं इस टॉपिक को। ठीक है। तो प्लीज ये जो लेक्चर सीरीज है, ज्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, केवल दो तीन लेक्चर्स के अंदर ये सेंट्रल फोर्स मोशन कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्लीज फॉलो करिए, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, उसके साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो प्लीज अपने साथ क्या रखिए, कॉपी किताब रखिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। क्यों दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई नोट्स नहीं होंगे तो पढ़ोगे कहाँ से, है ना। तो व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कोई भी फोर्स मान के चलो। अगर ये मेरे पास सन था, है ना, सन है, ठीक है। सन के अराउंड क्या अर्थ घूमती है, अर्थ घूम रही है। ठीक है, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है ना। तो ये मेरे अर्थ घूम रही है ना, इसको क्या लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स किस लाइन के अलोंग लग रहा है, अलोंग द एक्स, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, जॉइनिंग द मासेस, along द लाइन जॉइनिंग द मासेस, इसके अलोंग वर्क कर रहा है। ठीक है। और ये वाला जो फोर्स है डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ग्रेविटेशनल फोर्स अपना जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, यहाँ पे। तो ये क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है ना। तो सेंट्रल फोर्स के बेसिकली दो ट्रेड्स होते हैं, क्या ट्रेड्स होते हैं दो, वो देखते हैं। तो दो ट्रेड्स कौन से होते हैं वो लिखते हैं ना। लिखो, a force, a force which acts along a fixed point and depends on the distance between the object and point is called central force। central force क्या मतलब निकलता है इसका, है ना। क्या मतलब निकलता है, एक फिक्स्ड पॉइंट के लिए, फिक्स्ड पॉइंट लिखते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट के लिए अगर कोई वर्क कर रहा है फोर्स, है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट के अलाउंग वर्क कर रहा है। मतलब इस केस में क्या होता है, ग्रेविटेशन के केस में अगर हम बात करें तो सोच के देखो, ये मेरा सन होता है, सन ये मेरा होता है, ये अर्थ होती है, अर्थ, अर्थ से ये इसका सेंटर ऑफ मास से की तरफ फोर्स लग रहा है ना। जो सन इस पे अर्थ पे जो फोर्स लगा रही है, अर्थ पर जो फोर्स लगा रहा है सन, है ना, वो किस इस डायरेक्शन में लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इस पॉइंट के अलोंग होता है ना। चाहे अर्थ यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे ऐसे घूम जाए, घूमती रहती है, लेकिन पॉइंट पॉइंट किस तरफ करता है, सेंटर ऑफ मास, सन के सेंटर ऑफ मास की तरफ पॉइंट करता है। इसलिए मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ पॉइंट करना चाहिए, जो फोर्स होना चाहिए वो फिक्स्ड पॉइंट की तरफ पॉइंट करना चाहिए, है ना। एक्ट ऑलवेज एक्ट अलोंग टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, है ना। और सेकंड चीज क्या होनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन आर, मतलब कि डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये एग्जांपल में डिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। सिमिलरली
जो मेरा कूलम फोर्स होता है, जो क्या मेरा होता है, कूलम फोर्स होता है। ये मेरा क्या हो गया, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ये मेरा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स, है ना। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जो एक्ट करता है ना। कूलम फोर्स की बात अगर मैं करूं, कूलम फोर्स क्या होता है, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स क्या होता है मेरा, एफ ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही होता है ना। अच्छा, तो ये जो मेरा कूलम फोर्स होता है, ये 1/r² के प्रोपोर्शनल भी होता है और ऑलवेज एक्ट अपॉन फिक्स पॉइंट, मतलब कि दो चार्जेस अगर मेरे हैं Q1 और Q2, अगर मैं बोलूँ कि Q1 पर Q2, मतलब F ऑन 1 ड्यू टू टू, वो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस है तो अवे फ्रॉम द, अवे होगा ये, है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट वर्ड्स होगी, मतलब कि रेडियल डायरेक्शन में इसको भेजना चाहेगा। तो ये दो पॉइंट्स के बीच लग रहा है ना फोर्स। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अगर इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दूंगा तो भी यहाँ पे लगता रहेगा फोर्स, नहीं, एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लग रहा है ना। वैसे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो चार्जेस मूव करते नहीं है ना, चार्जेस स्टैटिक होते हैं, तो स्टैटिक पॉइंट एक कोई पॉइंट के पर ही एक्ट कर रहा है हमेशा, है ना, फोर्स क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर ही एक्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स हो गया, है ना। जो अपना ये है कूलम फोर्स है, वो भी एक सेंट्रल फोर्स हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई, चलो एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल की बात हो गई। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि कुछ और चीजें देखते हैं आगे, है ना। अगर ये सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख लो, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, सेंट्रल फोर्स एफ आर इज गिवन बाय एनी फंक्शन डिपेंडिंग ऑन आर इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया मेरा सेंट्रल फोर्स का एक्सप्रेशन, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स क्या होता है, देखो ये एफ एफ आर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फंक्शन डिपेंडिंग ऑन आर, है ना। एफ आर क्या डिनोट कर रहा है, फंक्शन डिपेंडिंग ऑन आर, फंक्शन डिपेंडिंग ऑन आर, है ना। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो वो क्या होता है, एफ आर की वैल्यू क्या होती है, 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है ना, 1/r², है ना। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। कहीं कहीं r³ के भी तुमको मिल जाएगी प्रोपोर्शनल, r² -1 की प्रोपोर्शनल होगी, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ मुझे कि k r⁻³ ये मेरा ये क्या है, अगर मैं बोलूं, अगर ये फोर्स दे दूं, है ना, ये क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है। एक ऑप्शन दूं, ये F इक्वल्स टू k r⁻⁻1 आर कैप, क्या ये सेंट्रल फोर्स है ना। F इक्वल्स टू k r³ आई कैप, क्या ये सेंट्रल फोर्स है, इसको आर कैप करो, आर कैप, है ना। अ, ये अगर मैं पूछूं, या फिर एक ये दूं, 1 - r² आर कैप, ये सेंट्रल फोर्स है क्या। देखो ये सारे एग्जांपल कहाँ के, सेंट्रल फोर्स के ही एग्जांपल, कि देखो फिक्स डायरेक्शन, और ये आर पे डिपेंडेंस, आर पे डिपेंडेंस फिक्स डायरेक्शन, आर पे डिपेंडेंस फिक्स डायरेक्शन, ये देखो ये पूरा फंक्शन आर का, ये डायरेक्शन भी फिक्स है ना। इसलिए क्या है, ये सारे एग्जांपल सेंट्रल फोर्स के ही है, ठीक है, समझ में आई बात, बात समझ में आई, ठीक है। सेंट्रल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, इस प्रकार से होगा, कभी भी सेंट्रल फोर्स को पहचानना हो तो इस प्रकार से पहचान सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिखो इसके नीचे, क्या लिखोगे, इट इज अ पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन मैंने बताया था वर्क एनर्जी एंड पावर वाले लेक्चर में, पॉइंट फंक्शन क्या होता है, पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन वर्क डन बाय दिस फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, ठीक है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। या फिर कह सकता हूं मैं डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ आर, है ना, del cross fr equals to zero for state function, del cross fr equals to zero, मतलब कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, नोट कर लो, है ना, प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, नोट कर लो, मतलब कि सेंट्रल फोर्स के कारण कोई भी रोटेशनल इफेक्ट पैदा नहीं होता है, समझ में आई बात। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स
produces no rotational effect। ठीक है, ठीक है, मतलब कि टाउ क्रिएटेड बाय सेंट्रल फोर्स आर क्रॉस एफ आर क्या हो जाएगा, आर क्रॉस, ये लिख सकता हूँ ना, एफ फंक्शन ऑफ आर इंटू आर कैप, ये लिख सकता हूँ ना। तो इसके कारण सेंटर टॉर्क क्या हो जाएगा, आर क्रॉस आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर बन गया। इसलिए सेंटर फोर्स के कारण कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस नो टॉर्क, ठीक है, कोई भी रोटेशनल इफेक्ट सेंट्रल फोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। अगर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो दो लेक्चर पहले की बात है, हमने क्या पढ़ा था, अगर टॉर्क जीरो है, टॉर्क इक्वल्स टू जीरो है, मतलब कि डीएल बाई डी टी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, डीएल बाई दो एल बाई दो टी क्या है, मेरा कांस्टेंट है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, ये मेरा जीरो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये मेरा जीरो है। इसका मतलब क्या है, मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया मतलब क्या हो गया, एक तो क्या एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाना चाहिए, साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाना चाहिए, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं किसी मोशन की बात करूं आपसे, अगर मैं किसी मोशन की बात कर रहा हूँ, है ना, ये एज्यूम करके देखना कि एक मोशन ऐसा हो रहा है, ये है मेरे पास कुछ ऐसा सीन था, है ना, मोशन कुछ इस प्रकार से हो रहा है, मान के चलो ये मेरे पास एक पॉइंट था, है ना, और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है इसके अराउंड, ठीक है, अगर ये इसके अराउंड घूम रहा है तो इस पॉइंट पे यहाँ, इस पॉइंट पे इस बॉडी के पास मोमेंटम क्या है, पी, है ना, इस डायरेक्शन में, और आर कैप क्या है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम वाला जो वेक्टर होगा, है ना, एंगुलर मोमेंटम वाला जो अगर मैं वेक्टर प्लॉट करने की कोशिश करूंगा तो वो उसकी डायरेक्शन किस प्रकार होगी, ऐसे होगी कुछ डायरेक्शन, ये, है ना, प्लेन अपवर्ड होगा, प्लेन में, है ना, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन है। मान के चलो ये प्लेनर मोशन हो रहा है, ऐसा चक्र, चक्र जिसको बोलते हैं, ऐसे चक्र की तरह ऐसे घूम रहा है, ठीक है, चक्र की तरह ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी, ऑब्वियसली आगे पीछे ऐसा होगा कुछ, इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी, आर कैप की डायरेक्शन ये होगी, इनके बीच 90 डिग्री बन रहा होगा, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, हमेशा क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अच्छा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, आर कैप इधर की तरफ, मोमेंटम इधर की तरफ, अगेन ऊपर की तरफ होगी, है ना, आर क्रॉस पी, सॉरी, इस केस में नीचे की तरफ होना चाहिए ना, ठीक है, आर क्रॉस पी निकालोगे नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर से बना देता हूँ 2 सेकेंड। ऐसा करो कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कर लो इसको, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन अगर ऐसा रखोगे, एल की डायरेक्शन मेरी क्या होगी, प्लेन में, है ना, ऊपर की तरफ। अच्छा, पी की डायरेक्शन अगर मैंने उल्ट उलट दी यहाँ पे, ऐसी कर दी, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये कर दी, आर कैप डायरेक्शन ये कर दी, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एल कैप की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। ये तो समझ में आई, हमेशा एल कैप डायरेक्शन क्या बनी हुई, ऊपर की तरफ बनी हुई है। मतलब अगर अगर मैं इस प्लेनर मोशन को ना रखूं, है ना, अगर मैं इस प्लेनर मोशन को ना रखूं, अब एज्यूम करो कि मैंने प्लेनर मोशन से, ये इलेक्ट्रॉन था मेरा, है ना, ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन चला आ रहा था कुछ इस प्रकार से हो रहा था ना मेरा मोशन, है ना, ये मेरे पास न्यूक्लियस है ना, ये एक प्लेन 2D प्लेन में मोशन कर रहा था, ठीक है। अब ये मान के चलो यहाँ इस पॉइंट पे पहुंच गया, है ना, ये क्या है, कुछ ना कुछ एंगल, इसकी हाइट हो गई है, इस प्लेन से ऊपर उड़ गया है ना। तो अब अगर इसका डायरेक्शन पी का ये निकालूंगा, आर का डायरेक्शन ये निकालूंगा, तो क्या अब ये जो डायरेक्शन, इसकी नई डायरेक्शन होगी जो एंगुलर मोमेंटम, क्या वो ऊपर की तरफ होगी या फिर ऐसे की तरफ होगी, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, टिल्टेड हो जाएगी, एल कैप की डायरेक्शन मतलब चेंज हो गई, एल कैप की डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो क्या अब मेरा एल कैप कांस्टेंट रहा, नहीं रहा, है ना। मतलब 3D मोशन जाते ही, 2D से मेरा 3D मोशन जाते ही मेरा क्या हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया, किस चीज के लिए, मेरी डायरेक्शन क्या रही, अब कांस्टेंट नहीं रही, ठीक है। मैग्नीट्यूड किसी तरह मान के चलो तुमने कांस्टेंट कर भी लिया, आर और पी वही तुमने सेम चूज कर भी लिए, है ना, आर की वैल्यू वही है, पी की वैल्यू वही है, सेम चूज कर भी ली, तो मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इसका ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लिख लेते हैं, चलो लिख लो पहले, है ना, लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ, पहले लीनियर मोमेंटम लिख लो, इन केस ऑफ सेंटर फोर्स, लीनियर मोमेंटम बोलो, सॉरी एंगुलर मोमेंटम,
ठीक है। एल क्या है मेरा, कांस्टेंट है। एल कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। एल कैप भी कांस्टेंट होना चाहिए, और क्या, एल एल का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज अगर कांस्टेंट होंगी तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें कांस्टेंट होगी तब देखो सीन क्या चेंज होगा। सिंस द डायरेक्शन सिंस द डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर is constant, this shows that r vector and p vector must lie upon the same plane at every instant, so that L cap remains constant. क्या कहना चाह रहा हूँ इस केस में मैं, अगर मेरा जो मेरा आर कैप है, आर कैप और पी कैप है, अगर इनका प्लेन मैंने चेंज किया, अगर इनका प्लेन मैंने क्या किया, चेंज किया, प्लेन अगर चेंज हुआ, अगर प्लेन चेंज होगा तो भाई ऑब्वियसली एक वेक्टर यहाँ था, एक वेक्टर यहाँ था, दोनों सेम प्लेन में थे, ठीक है। इनका एल वेक्टर यहाँ पे आ रहा था, इन दोनों के परपेंडिकुलर थे, ठीक है। अब मेरा एक वेक्टर तो यही है, एक वेक्टर उठ गया, कुछ इस प्रकार से हो गया, है ना, कुछ इनके बीच में उठ गया, इसकी भी हाइट हो गई, कुछ पहले सेम प्लेन में था, अब ये उठ गया कुछ, तो अब इनका जो कंपोनेंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा, है ना। नॉर्मल ये वाले कंपोनेंट की तरफ तो आएगा नहीं, है ना, इनकी इनका बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। अब इससे वो 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब एल वेक्टर की डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं सकती सेंट्रल फोर्स मोशन में, क्यों, क्योंकि टॉर्क हो ही नहीं रहा, कुछ कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है ना। मतलब आर और पी सेम प्लेन में होंगे, आर और पी एट एवरी इंस्टेंट सेम प्लेन में होंगे, आर और पी विल लाई ऑलवेज ऑलवेज लाई ऑन सेम प्लेन एट एवरी इंस्टेंट, always lie on same plane, always lie on same plane at every instant, है ना, हर इंस्टेंट में। इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल फोर्स, इसका मतलब एक ही निकल रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, एक ही मतलब निकल रहा है, सीधा सीधा साफ साफ मतलब क्या निकल रहा है इस चीज से, ये लिख लो, सेंट्रल फोर्स मोशन, सेंट्रल फोर्स मोशन इज ऑलवेज इज इज टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, दो ही है, आर और पी, है ना, आर और पी, है ना, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यही है, आर और पी मेरी, है ना। अगर पी की डायरेक्शन चेंज हुई, कुछ और हुई, तो तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी भाई, तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम अलाउ भी नहीं है, ठीक है, अलाउ भी नहीं है, मतलब क्या, आर और पी दो ही है भाई मेरे पास, बस। अगर दो ही चीजें, अगर इनकी डायरेक्शन चेंज हुई तो तुम्हारा थ्री डी हो गया, थ्री डी तो कभी होता ही नहीं, इसलिए तुम देख लेना कि जहां भी टू डायमेंशनल होता है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा होगा एक टाइम पे टू डायमेंशनल मोशन ही हो रहा होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का एक टाइम पे टू डायमेंशनल मोशन ही हो रहा होता है। अच्छा, अर्थ जो अर्थ जो है वो भी टू डायमेंशनल मोशन में ही ट्रेवल करती है, प्लेन में ट्रेवल करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, प्लेन में होंगे, मोशन ऑन अ प्लेन, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ी शांति वाली बात है कि मोशन ऑन अ प्लेन हो रहा है, प्लेन भले ही हमको दिक्कत दे सकता है कि आड़ा टेढ़ा बना दिया, लेकिन होगा प्लेन ही, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, एक चीज और देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर ऑन पोलर कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी वेक्टर ऑन पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या ले सकता हूँ उसको, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये लिख सकता हूँ। कोई भी शक तो नहीं इस चीज में, कोई भी शक नहीं है किसी को भी, क्यों शक नहीं है, क्योंकि भाई पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे तो शक कहाँ से होगा, है ना, मैथमेटिकल में जाना पड़ेगा वो तो, है ना, मैथमेटिकल में पढ़ाया होगा, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। तो वहां से प्लीज देख लीजिए, है ना। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालता हूँ मैं, एम आर, सॉरी एम वेक्टर बना दिए, बताओ मैंने, इसको क्या करता है, एल को मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ एल को, एल को एंगुलर मोमेंटम किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ऐसे, आर क्रॉस ई, यही लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, आर वेक्टर तो ठीक है ना, क्रॉस एम भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, एम भी लिख सकता हूँ। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूँ, आर कैप, आर हो जाएगा, है ना, एम बाहर आ गया, है ना,
एम बाहर आ गया मेरे पास, तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, इसको क्या लेते हैं, दो कंपोनेंट में लिख दिया, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। ठीक है, दो प्रोडक्ट लिख दिए है ना। अच्छा, आर क्रॉस आर कैप क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। आर क्रॉस आर कैप अगेन क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। प्लस बचा क्या, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है ना। और अंदर क्या बचा, आर कैप क्रॉस थीटा कैप। ठीक है, यही बचा, यही बचा। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के कैप, है ना। अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जाओगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो जाती है, आर 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 कैप क्रॉस थीटा कैप क्या हो जाएगी, के कैप हो जाएगी। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जाओगे तो ये चीज प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम इन सेंटर मोशन, सेंटर फोर्स मोशन इज इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के कैप। ठीक है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के कैप। अच्छा, थीटा डॉट को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, थीटा डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल बाय एम आर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी, हाँ सॉरी डी थीटा बाय डी टी, ये लिख सकता हूँ ना। थीटा डॉट का मतलब क्या है, डी थीटा बाय डी टी की लिख रहा हूँ ना मैं, ये डेल कर लो इसको, टू पार्शियल ले लो, है ना, ये ले लो पार्शियल ले लो। तो डेल थीटा बाय डेल टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एल बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, एल बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लीज नोट करते चलना, है ना। मतलब एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज एल बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मेरा, क्या होता है इसमें, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है इसमें। अच्छा, कुछ बातें और जान लेते हैं, क्या क्या बात जान लेते हैं, एक चीज बताओ कि, अच्छा ये तो लिख लिया ना, एक चीज ये लिख लेना ऐसे करके, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना, है ना इसको, ये और बेटर है, याद रहेगा, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या लिखना है, ये चीज नोट कर लेंगे, सेंटर फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि क्या है, डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू जीरो, तो ये भी चीज नोट कर लो अगर नहीं करी तो, सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, वाई बिकॉज डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू जीरो, डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स अगर डेल क्रॉस एफ किसी चीज का जीरो होता है, तो एफ कैन बी रिटर्न एज द ग्रेडियंट ऑफ सम वेक्टर पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम वेक्टर पोटेंशियल, है ना। ये बात भी पता है, ये बात भी पता है आप सबको, है ना। इसको फाई कर लो, इसको कर लो, फाई कर लो। ठीक है, ये बात भी पता है ना। इसलिए देखो आप, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी रिटर्न एज द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम वेक्टर, सम स्केलर पोटेंशियल v, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी आप नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर सम स्केलर पोटेंशियल लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों चीजें भी ऐसे ट्रू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो कैन बी रिटर्न एज द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सम वेक्टर सम स्केलर पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, क्योंकि अभी तक मैं क्या बोलते आया हूँ, जो सेंट्रल फोर्स है वो क्या मेरा एक्ट करता है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट करता है, मतलब रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करता है। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, अगर किसी को पता हो तो, है ना। एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट क्या होता है पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स में, क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या कर लो तुम, एफ लिख लो, एफ आर, सेंट, कोई भी फोर्स को कैसे लिख सकता हूँ, टू डी में कोई फोर्स को कैसे लिख सकता हूँ, एफ आर आर कैप प्लस एफ थीटा, थीटा कैप, उस एंड,
can be any force on 2D can be written as Fr of Fr of r कैप प्लस एफ थीटा ऑफ थीटा कैप है ना। ये दोनों कंपोनेंट्स हैं ना, आर कैप और थीटा कैप की डायरेक्शन। अच्छा कितनी बात समझ में आई। अच्छा सिंस सेंट्रल फोर्स इज रेडियल, सिर्फ सेंट्रल फोर्स इज रेडियल, सेंट्रल फोर्स इज रेडियल, रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करता है ना। अभी मैंने बात बताई थी ऊपर, रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। तो अगर रेडियल डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो एफ थीटा क्या हो जाएगा, मेरा जीरो होगा, है ना। थीटा एफ थीटा क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। अच्छा थीटा का कंपोनेंट क्या होता है ना, एम इंटू एक्सलेशन ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ थीटा, है ना, यही होता है ना। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, थीटा का कंपोनेंट क्या होता है, एम आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मेरा जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूं और डिवीजन करूं आर से, तो आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर आर डॉट थीटा डॉट। ये अगर मैं लिख दूं इसको, तो ध्यान से देखो एक चीज होगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम अपॉन आर टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर थीटा डॉट, है ना। इसकी डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको। ध्यान से देखो, इसको मैं डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इसको देखो, आर स्क्वायर का पहले इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा, प्लस फिर इसका इसका होगा तो टू आर आर डॉट बनेगा और थीटा डॉट बनेगा, है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इस पूरी टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, एक चीज और लिख सकते हैं इसके बाद, है ना। इसके बाद एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये आर को वहां भेज दो, एम को अंदर ले जाओ, इसलिए एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट हमने क्या लिखा था, एंगुलर मोमेंटम डीएल बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ऐसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया बात, सेंट्रल फोर्स रेडियल डायरेक्शन है ना। सारी चीजें आपस में एक दूसरे से प्रूव कर सकते हो, इंटरलिंक सारी चीजें, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ से, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, इन्फेरेंस क्या निकाल सकते हो। लास्ट में इन्फेरेंस एक ही निकलता है कि सेंट्रल फोर्स कैन बी रिटर्न एज एम, एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, है ना। सेंट्रल फोर्स कैन बी रिटर्न एज दिस, ठीक है। समझ में आई बात, सेंट्रल फोर्स कैन बी रिटर्न एज दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अच्छा हेडिंग डालो एक, पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। अगर मैं आपसे बताऊं कि ये देखो, मैं अभी बोला था क्या, कि सिंस डेल क्रॉस एफ is zero, since del cross f is zero, hence f can be written as written as f equals to negative gradient of u, ठीक है, negative gradient of u। what is u here, potential energy, है ना। what is u here, potential energy। ये तो मैथमेटिकल रूल है ना, कि जिसका भी क्या होता है कर्ल जीरो होता है, तो उस फंक्शन को एक ग्रेडियंट के रूप में लिखा जाता है, उस फील्ड को, सॉरी, उस फील्ड को निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। ये बात तो पता ही है आपको, है ना। अगर इतनी बात पता है तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा अगर इसका मैं लाइन इंटीग्रल ले लूं, है ना, इसका मैं लाइन इंटीग्रल ले लूं, तो यू की वैल्यू क्या निकल जाएगी मेरी, माइनस ऑफ एफ डॉट डीएल, है ना। यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एफ डॉट डीएल, है ना। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल फोर्स, ठीक है। दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू सेंट्रल फोर्स, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा निगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, निगेटिव साइन हियर डिनोट्स दैट द फील्ड increases in the direction of decreasing potential, ठीक है।
समझ में आया? क्या डिनोट कर रहा है नेगेटिव साइन? समझ के देखो, बहुत अच्छे समझ के देखो, समझ के देखो क्या बात बोल रहा है नेगेटिव साइन। ये बात मैंने शायद आपको वर्क एनर्जी एंड पावर जब मैं पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी क्या? क्या बात बताई थी, सोच के देखो। मान के चलो ये मेरे पास एक क्या है, स्केलर पोटेंशियल है। एक तो यार दिक्कत ये है कि ब्लैक है, इसके कारण ये नहीं चलता, वरना और बढ़िया रहता। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, दिक्कत होगी। अ, ये समझ के देखो, ये मेरी क्या है, फील्ड की डायरेक्शन है। ये क्या है, मेरी फील्ड की डायरेक्शन है ना? है ना? इस पॉइंट पे क्या है मेरा, इस पॉइंट पे स्केलर पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे स्केलर पोटेंशियल कितना है, ये समझ के देखो। इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट देखो जहां हरा हरा, हरा हरा दिख रहा हो आपको, ये एरोस यहाँ पे हरी हरी है। ऐसा कर देता हूँ मैं, ज्यादा बेटर है, ऐसे कुछ समझ में आएगा आपको। जहां ये एरोस हरी हरी है, वहां पे फील्ड की डायरेक्शन मान के चलो कितनी है, सॉरी फील्ड का पोटेंशियल मान के चलो 2 वोल्ट्स है ना? टू, 2 वी है ना, 2 वी कुछ भी मान लो, 2 वी है। ठीक है, 2 वी है। अच्छा, आगे बढ़ने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पे जहाँ नीली हो गई फील्ड, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, है ना? आगे चल के और डिक्रीज होगा, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव है, जीरो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी हो सकती है ना? लेकिन कम होगी, क्या होगी, इससे कम होगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी, हमेशा क्या होगी, फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, हायर पोटेंशियल है। यहाँ हायर पोटेंशियल था, हायर पोटेंशियल था, देखो ये पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, वैसे कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ से हरे से नीला होगा, ऐसा कभी नहीं। तो पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पोटेंशियल इज ऑलवेज क्या, व्हाट, कंटिन्यूअस। याद रखना, पोटेंशियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना? फील्ड, फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो सकती है कहीं कहीं पे, है ना? फील्ड क्या फेस करेगी, हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ फेस करेगी। तो नेगेटिव साइन क्या देखो, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इस केस में देखो, ग्रेडियंट क्या शो करता है, चेंज इन पोटेंशियल। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी गिर रही है, देखो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी गिर रही है, उस डायरेक्शन में मेरी फील्ड है, मतलब उसके निगेटिव डायरेक्शन में, है ना? ये इंक्रीमेंट की डायरेक्शन शो करता है, ये नेगेटिव साइन क्या बोला है, जहां पे डिक्रीज हो रहा है वहां की डायरेक्शन में मेरी फील्ड ओरिएंटेड है ना? समझ में आई बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ? बात यह है कि आपको ये जो एक्सप्रेशन लिखा ना, उसका मतलब समझ में आना चाहिए, सिर्फ याद नहीं होना चाहिए। देखो याद करोगे तो वहां पे आंसर नहीं कर पाओगे, है ना? चीजें क्या हो रही है, वो चीज समझ में आ रही, आना होना चाहिए, वो फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, तब तब कर पाओगे आप पे क्वेश्चन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन सेंट्रल फोर्स, उसकी बात करते हैं। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन इन सेंट्रल फोर्स? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है सेंट्रल फोर्स के अंदर? क्या होगी इक्वेशन, मतलब कि क्या कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होंगे, है ना? अच्छा, आपको पता है कि जो रेडियल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, रेडियल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, है ना, स्क्वायर, है ना? आर थीटा डॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है ना? और साथ ही साथ ए थीटा, जो कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट, ये होती है इसकी वैल्यू। अब मैं पता है जीरो है ना? वो मैंने करके दिखाया था कि ये इसकी वैल्यू, इसको डो बाई डो टी ऑफ वॉट लिख सकते हैं, एल आर स्क्वायर थीटा डॉट, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना इसको। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, 2 सेकेंड रुकना बस। इसका मतलब क्या हो रहा है, आर स्क्वायर थीटा डॉट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, आर स्क्वायर थीटा डॉट मेरा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट हो। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ये हो गई ना, ये हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन का एक पार्ट, है ना? ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ए थीटा क्या है मेरा, जीरो है, ठीक है? ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ एरियल वेलोसिटी की, एरियल वेलोसिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, केप्लर्स लॉ में भी इसका लॉ, सेकंड लॉ ऑफ केपलर लॉ जो है, एरियल वेलोसिटी, सॉरी थर्ड लॉ है शायद, है ना? एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले एरियल वेलोसिटी की डेफिनेशन समझ लो। एरियल वेलोसिटी है एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हो रहा है, मान के चलो ये मेरे पास एक बॉडी की है ना, कुछ इस प्रकार से, ये सेंट्रल मोशन कर रही थी, है ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है? ऑब्जेक्ट मेरा क्या था इनिशियली, यहाँ पे था, कुछ ऐसा कंसीडर करके चलो, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट था।
कुछ समय बाद मेरा कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे हो गया, है ना। ये मान के चलो उसने सेंटर से कुछ एरिया सबटेंड किया होगा इस इतनी देर में, है ना। ये कुछ एरिया सबटेंड किया है, तो ये जो एरिया होगा ए, है ना, ये जो एरिया होगा ए, इसका पर यूनिट टाइम निकाल दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, एरियल वेलोसिटी पता चल जाएगी, ठीक है। एरियल वेलोसिटी का मतलब सबको समझ में आ गया। व्हाट इज एरियल वेलोसिटी वो समझ में आ गया, एरियल वेलोसिटी क्या होती है ये समझ में आ गया, है ना। अच्छा, अगर ये मान के चलो ये क्या है, मेरी इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना। ये मेरी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट के जगह अगर ये मैं एक स्मॉल एरिया कंसीडर करूँ, डी थीटा कंसीडर करूँ, कैसे कंसीडर करूँ, ये स्मॉल एंगल मान के चलो डी थीटा है। क्या है यहाँ पे, ये एंगल क्या है मेरा, डी थीटा, डी थीटा, ठीक है। ये एंगल मेरा डी थीटा है, और ये आर्क जो बन रही है ये डी आर होगा, है ना, ये डी आर आर्क बना रही होगी, है ना। इसका एरिया क्या होगा, डी ए बोल दे रहा हूँ मैं, एरिया क्या बोल दे रहा हूँ, डी ए, है ना, स्मॉल एलिमेंटल एरिया क्या बोल रहा हूँ, डी ए बोल दे रहा हूँ, है ना। अच्छा, ये तो मेरा आर होगा, आर क्या होगा, मेरा डिस्टेंस होगा, है ना। क्योंकि देखो इलिप्स में ये डिस्टेंस चेंज होता रहता है, लेकिन बहुत छोटा सा है। अगर ये मैं डी आर ये बोल दूं, मैं इसको मत बोलो डी आर, एक काम करो, इसको डी आर मत बोलो, इसको डीएल बोल दो। क्या बोल दो, डीएल बोल दो। अगर ये मेरा डीएल है ना, ये छोटे से डीएल के लिए इस आर में तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, है ना, सर्कल की तरह ही एक्ट करेगा, है ना, फिक्स रेडियस की तरह। तो मैं डीए को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस लिख सकता, सॉरी सॉरी, आर्क अपॉन रेडियस बोल रहा हूँ। पूरे ये सर्कल की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो इस स्मॉल एरिया को क्या लिख सकता हूँ, डी थीटा अपॉन टू पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई आर स्क्वायर इसका क्या है, पूरा एरिया होगा, है ना, पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया होगा, और डी थीटा अपॉन टू पाई क्या होगा, ये मेरे को बताएगा इस एंगल के जितना इसका एंगल का जो फ्रैक्शन होगा उस हिसाब से वो एरिया भी क्या होगा, स्वीप करेगा, ठीक है, जितना ही एरिया वो स्वीप करेगा, है ना। अच्छा, इस डीए बाई डी टी अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ यहाँ से, डीए बाई डी टी अगर निकालने की कोशिश करूँ तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई से पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। वन अपॉन टू डी थीटा बाई डी टी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, वन बाय आर, वन बाय टू आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, आर स्क्वायर थीटा डॉट तो मेरा कांस्टेंट है ना, आर स्क्वायर थीटा डॉट मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, ये बात सबको पता है ना। तो सबसे पहली चीज तो क्या लिख लोगे, एरियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, समझ में आई, बात समझ में आई क्या, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू वन बाय टू आर स्क्वायर थीटा डॉट, विच इज वॉट, कांस्टेंट, ठीक है, which is what constant, aerial velocity in central force motion is always a constant, समझ में आई बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आर एल को क्या ले सकता हूँ, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, आर स्क्वायर थीटा डॉट को क्या लिख सकता हूँ इससे, एल अपॉन एम, ठीक है, कोई भी शक तो नहीं। तो एरियल वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, डी ए बाई डी टी कैन बी रिटन एज एल अपॉन टू एम, एल अपॉन टू एम, समझ में आएगा, आगे बात समझ में, है ना। एरियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन टू एम, एंगुलर मोमेंटम अपॉन टू एम, ठीक है, विच इज वॉट अ कांस्टेंट, ठीक है, विच इज वॉट अ कांस्टेंट है ये, ठीक है। एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है ना, इसलिए केपलर का सेकंड लॉ है, या हाँ, सेकंड लॉ है कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। प्लैनेटरी मोशन के दौरान मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक उसको एरिया पकड़ने में कितना 2 सेकेंड्स लग रहा है ना, और एरिया यहाँ पे कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कवर किया है, और एरिया 2 सेकेंड्स लग रहा है ना। तो यहाँ से यहाँ एरिया 2 मीटर स्क्वायर कवर करने में कितना लगेगा, 4 सेकेंड्स लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस से डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, ठीक है। समझ में आई बात पूरी, पूरी बात समझ में आई, फील आया, समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरी, क्या एरिया सर्व्ड पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एल अपॉन टू एम, या फिर ये लिख सकते हो वन बाय टू आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ने जा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इफेक्टिव पोटेंशियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल, पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है वो देख लेते हैं। इफेक्टिव पोटेंशियल
क्या कला होती है। सबसे पहली बात तो ये समझो कि सिंस सेंट्रल फोर्स मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। जो सेंट्रल फोर्स मोशन टू डायमेंशनल मोशन था, उसमें हमको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती थी, एक आर और एक थीटा। अगर जब तक आर और थीटा नहीं मिलेगा, हम समझा नहीं पाएंगे कि मतलब क्या सीन चल रहा है, सेंट्रल फोर्स मोशन, इक्वेशन मोशन क्या है, फोर्स कैसा लग रहा है, पूरी चीजें समझने के लिए मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, आर और थीटा, है ना। हम इफेक्टिव पोटेंशियल का यूज करके, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव पोटेंशियल we can deduce the motion into a single coordinate r। ठीक है, हम केवल इफेक्टिव पोटेंशियल का यूज करके ये जो पूरा मोशन है, सेंट्रल फोर्स मोशन है, उसकी स्टडी कर सकते हैं केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर आर थीटा को क्या चेंज कर सकता हूँ, केवल केवल आर के अंदर में चेंज कर सकता हूँ, है ना। किस चीज का यूज करके, सेंट्रल इफेक्टिव पोटेंशियल का यूज करके, है ना, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। अच्छा, क्या कैसे करूंगा ये, मैं बोल तो रहा हूँ कर लूंगा, कैसे करूंगा, ध्यान दो कैसे करूंगा। यहाँ देखो, मेरे पास सेंट्रल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू ए आर होती है। ठीक है, एम ए आर की वैल्यू क्या होती है, एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, यही होती है। ये मेरा क्या रेडियल कोऑर्डिनेट, रेडियल कंपोनेंट है एक्सीलरेशन का। ठीक है, ये बात मैंने बताई थी, है ना। और सेंट्रल फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, है ना, जनरल फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पे ये तो देखो आर पे ही डिपेंड कर रही है, दोनों चीज आर पे डिपेंड कर रही है। मेरे को क्या करना है, थीटा को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है ना, सब्स्टिट्यूट करना है। तो कैसे करूंगा, अच्छा, थीटा के बारे में मेरे को क्या पता है, थीटा डॉट के बारे में क्या पता है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट की वैल्यू क्या होती है, एल होती है। ठीक है, इतनी बात सबको पता है। अच्छा, तो थीटा डॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल बाय एम आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा, तो थीटा डॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर आर टू दी पावर 4, ये लिख सकता हूँ, है ना। अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर इन इक्वेशन वन, है ना। इक्वेशन वन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास सेंट्रल फोर्स की वैल्यू क्या आ जाने वाली है यहाँ पे, एम इंटू आर डबल डॉट माइनस आर, आर थीटा डॉट स्क्वायर, है ना। आर थीटा डॉट स्क्वायर होता है, तो थीटा डॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर टू दी पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अगर मेरे पास ये आ गया है, तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर आर डबल डॉट माइनस, ये आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आर मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर क्यूब, है ना, ये हो जाएगी। अच्छा, इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ले जाओ इनको, एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अभी तक मैं क्या करता आया था, इसको केवल एम आर डबल डॉट को मैं मतलब इस पूरे जो सेंटर फोर्स होता था, उसको मैं एक पोटेंशियल के फॉर्म में लिखता था ना, एक पोटेंशियल के फॉर्म में लिख देता था। अब मैं क्या करूंगा, देखो, ध्यान से देखो क्या स्टेप पुट कर रहा हूँ। मैं इसको क्या ले गया, दूसरी साइड में ले गया, है ना। तो ये एम आर डबल डॉट क्या बन जाएगा मेरा, एफ आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। ठीक है, यही बन गया। अच्छा, एफ आर को क्या ले सकता हूँ मैं, डेल वी ऑफ डेल आर, है ना, डेल वी ऑफ डेल आर, ये लिखता आया हूं मैं। अभी बताया था ना, फोर्स कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ व्हाट, सम पोटेंशियल, है ना। एफ इक्वल्स टू डेल यू, इसको इस प्रकार से लिख सकता क्या मैं, ऐसे भी तो डिनोट कर सकता हूँ इसको, चाहूँ तो। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे बता रहा हूँ, एफ कैन बी रिटर्न एज डेल यू बाई डेल आर, नेगेटिव ऑफ डेल यू बाई डेल आर। इस ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस चीज को, है ना। डेल यू की जगह बी बोल दो, और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है ना। इस प्रकार से ये इक्वेशन दोनों सेम है ना, बस वो ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखी है ना। ठीक है, तो सेम सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, निगेटिव और डेल डेल वी बाई डेल आर, यही कर दे रहा हूँ, है ना।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, साथ ही साथ इसको ऐसे ही पढ़े रहने दो, एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एम आर डबल डॉट है, ठीक है। अच्छा, इसको और बढ़िया तरीके से अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, एम आर डबल डॉट कैन बी रिटर्न एज डेल बाय डेल आर ऑफ, डेल बाय डेल आर ऑफ, ये निगेटिव साइन भी बाहर ले लो, है ना, डेल बाय डेल आर ऑफ वी, ये बचेगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव साइन बाहर लिया तो निगेटिव बन जाएगा। अच्छा, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन मतलब ऐसा बताओ मुझे क्वांटिटी की, ये ऐसा लिखूं कि ये इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये बन जाए 1/r³ बन जाए। क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख दूं अगर, 1/2r², 1 अपॉन, देखो यहाँ देखो, 1/2r² है, 1/2r² है, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू आर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 मतलब -2 r⁴ ऐसा बन जाएगा, है ना, 2 कैंसिल है, -1/r³ बन जाएगा, ठीक है, -1/r³ बन गया। समझ में आई बात। अच्छा, एक साइन माइनस निकाल दिया तो एक तो अंदर आ जाएगा, है ना, एक साइन अंदर आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के मुझे बात क्या करनी है, 1/r², सॉरी -1/r³ बन जाएगा, मेरा डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, -1/r³। तो एक माइनस तो ऐसे ही पड़ा रह गया, है ना, और एक माइनस डेरिवेटिव बनाने में चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर अपॉन 2mr², ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे लिख दूंगा। और ये माइनस माइनस हो गया क्या, प्लस, एक माइनस तो कॉमन ले लिया, है ना, और एक माइनस का डेरिवेटिव का आ जाएगा था जो, है ना, ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा मेरा, एम आर डबल डॉट कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ डो बाय डो आर ऑफ वी प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2mr², ठीक है। अब ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये जो वैल्यू है, इसको मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे केवल और केवल क्या, कौन सा एक्सीलरेशन है, केवल और केवल आर डबल डॉट का एक्सीलरेशन है, मतलब जैसा कि आप नॉर्मली पढ़ते हैं, आर पढ़ते होंगे, है ना, आर डिस्प्लेसमेंट होता है, आर डॉट वेलोसिटी होती है, आर डबल डॉट क्या होता है, मेरा एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे मैंने इक्वेशंस को चेंज कर लिया, केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट है डायनेमिक्स में, देखते हैं एक ही कोऑर्डिनेट्स है ना, केवल आर है ना, और दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, इफेक्टिव पोटेंशियल, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इफेक्टिव पोटेंशियल बोल सकता हूँ, किसको, ये वाली क्वांटिटी को, ये पूरी क्वांटिटी में क्या क्या कर सकता हूँ, इफेक्टिव पोटेंशियल बोल सकता हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वी इफेक्टिव ऑफ दो बाय वी इफेक्टिव, ठीक है, इस प्रकार से वे आर वी इफेक्टिव इज वी प्लस एल स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, 2mr², ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, प्लीज याद रख लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस इसी में से आते हैं ना, सेंट्रल फोर्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा, ठीक है, समझ में आएगा। इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, इफेक्टिव पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे v क्या था मेरा, v की बात समझ में आई, v क्या था मेरा, यूजुअल जो पहले पोटेंशियल था मेरे पास, वो क्या था, वही v है ना, यहाँ पे क्या है, वही v है मेरा, समझ में आई बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, v क्या है मेरा, जो मैंने पोटेंशियल था जिसके फॉर्म में मैं लिखता था पहले, एफ आर को मैंने इस फॉर्म में लिखा था, माइनस डीवी ऑफ वी आर ना, इस पोटेंशियल फॉर्म में लिखा था ना, जो टोटल पोटेंशियल था सेंट्रल फोर्स का, वही पोटेंशियल v है, प्लस एक एडिशनल पोटेंशियल ऐड कर दिया मैंने, एक एक एडिशनल टर्म ऐड कर दिया, और उसको क्या को बोल दिया, इफेक्टिव पोटेंशियल बोलिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इससे मैं इजीली क्वेश्चंस को क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, इसलिए, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना इसके साथ साथ, एक चीज और ध्यान दोगे क्या, क्या ध्यान दोगे, अगर सर्कुलर मोशन की बात हो रही, फॉर सर्कुलर मोशन, क्या सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है, सर्कुलर मोशन में ध्यान दो, रेडियस हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सर्कल की रेडियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना, रेडियस कांस्टेंट मतलब आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, आर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, ठीक है, आर डॉट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, आर डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इंप्लाइज आर डबल डॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मेरी जीरो हो जाएगी। अगर ऐसा है तो एम आर डबल डॉट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल वी इफेक्टिव ऑफ डेल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा, समझ में आई बात।
समझ में आई बात? फॉर सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज नोट कर लेना। फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, डेल बी इफेक्टिव ऑफ डेल आर इज इक्वल्स टू जीरो। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज अगर आप और सोच पा रहे हो इससे, एक चीज और सोच पा रहे हो अगर, तो सोच के देखो। इससे हमने क्या बात बताई थी? हम जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इक्विलिब्रियम कंडीशन, वर्क एनर्जी एंड पावर में इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता था? जहां पे जहां पे डेरिवेटिव क्या हो जाए? जीरो हो जाए। पोटेंशियल का क्या हो जाए? पहला डेरिवेटिव क्या हो जाता है? जीरो हो जाता था। उसको हम क्या बोलते थे? इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते थे। उसके बाद हम निकालते थे कि डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम हो जाएगा, है ना? डबल डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, है ना? ये हम निकालते थे उसके बाद। तो मतलब लेकिन सैडल पॉइंट्स निकालते थे, है ना? उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे? अगर नॉर्मली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, वो चीज हम निकालते थे इक्विलिब्रियम पॉइंट से, है ना? इक्विलिब्रियम कंडीशन से वो चीज निकालते थे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी क्या होती थी? फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पोटेंशियल का जीरो है तो हमारी क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन होती थी। तो याद रखना, सर्कुलर मोशन के लिए ये क्या होता है? सेंट्रल फोर्स में इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ठीक है? समझ में आई? इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? मेरी जीरो हो जाती है ना? या फिर इस प्रकार समझा दूं, देखो, ये हो जाएगा मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इस प्रकार से होगा कुछ, स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा ना, ऐसा कुछ, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंडर है, इस प्रकार से मोशन कुछ होगा मेरा, ठीक है? समझ में आई बात? अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सर्कल के लिए क्या होगा? हमेशा हमेशा क्या बनेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में और नई चीजें पढ़ेंगे, है ना? अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो इफेक्टिव पोटेंशियल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स हो गया, और तीसरा टॉपिक हो जाता है मेरा लास्ट में हाँ, एसेंट्रिसिटी और एनर्जी, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। गेट, नेट, टीएफआर, जैम, सब जगह यही वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। गेट नेट का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन टीएफआर और जैम जेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना? जबकि जैम और जेस्ट में सबसे ज्यादा आते हैं, है ना? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखना, नोट करो एक क्वेश्चन। अ प्लैनेट, अ प्लैनेट ऑफ मास एम moves in a circular orbit, orbit of radius r naught in the gravitational field, ठीक है? ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, v equals to minus k upon r, ठीक है? द एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज, क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है, ठीक है? ठीक है, ये बताना है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करने की कोशिश करो, ट्राई करो खुद से, थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करो किस प्रकार से सॉल्व हो सकता है, क्या क्या चीजें आपको पता है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन अगर प्रोसेस कर पा रहे हो, पॉज किया, चालू करूं मैं? चलो, 3 2 1 मैं चालू करता हूँ, है ना? सबसे पहली इन्फॉर्मेशन अगर आप पता लगा पा रहे हो तो क्या बोल रहा है? सर्कुलर मोशन, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या आप पता लगा पा रहे हो? सर्कुलर मोशन, ठीक है। अच्छा ठीक, ये बात तो चल रही। एक चीज और बता रहा है आपको, क्या दिया है? रेडियस, फिक्स रेडियस क्या दिया है? जिसका आर नॉट, है ना? अच्छा, सेकंड इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस कर पा रहे हो, आपको v की वैल्यू दी है, माइनस की अपॉन, ये दी है v की वैल्यू, यही दी है v की वैल्यू। अच्छा,
आपको अगर ये दोनों चीजें दी हैं, है ना, v की वैल्यू ये है, तो आप इफेक्टिव पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? आपको L निकालना है, ठीक है, इफेक्टिव पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। एक तो थीटा डॉट आपको नहीं दिया है, तो अपन एम आर स्क्वायर थीटा डॉट से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इफेक्टिव पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, कैसे? v प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर, यही चीज हो जाएगी, है ना। v की वैल्यू क्या है, माइनस के बाय आर है ना, प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू एम आर स्क्वायर। अच्छा, अपन को क्या कंडीशन पता है, दूसरी दूसरी इंफॉर्मेशन का यूज क्या होगा, सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है मेरा, डेल वी इफेक्टिव ऑफ डेल आर क्या हो जाता है मेरा, जीरो हो जाता है। डेल वी ऑफ इफेक्टिव ऑफ डेल आर क्या हो जाता है मेरा, जीरो हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इफेक्टिव पोटेंशियल की वैल्यू इसके लिए ये होगी, है ना, पी की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर्ड, सॉरी, एक माइनस पहले से था, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, टू माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर्ड टू आर टू एम आर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एल स्क्वायर्ड अपॉन टू एम आर क्यूब, ये हो जाने वाला है। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर हो गई, है ना। इसकी वैल्यू मेरी जीरो के बराबर हो गई, तो मतलब के बाय आर स्क्वायर्ड कैन बी रिटर्न एज एल स्क्वायर्ड, ये टू टू तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर्ड अपॉन एम आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये इसको आर स्क्वायर से यहाँ से कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू एल स्क्वायर्ड एम आर, ठीक है। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, के एम आर का अंडर रूट, है ना। अच्छा, ये भी बताया है फिक्स्ड रेडियस की वैल्यू कितनी है, आर नॉट है ना। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एम आर नॉट, ठीक है। देखो के, क्योंकि क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया था, इसलिए के के फॉर्म में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये आ मेरा एंगल समझ में आया कैसे निकाला मैंने, ठीक है। दोनों इन्फॉर्मेशन का यूज किया, पहले तो इफेक्टिव पोटेंशियल लिखा v का इस्तेमाल करके, फिर और सर्कुलर मोशन से मेरे को ये कंडीशन पता चल गई, तो मैंने इसका इस्तेमाल करके एल निकाल लिया। समझ में आया? तो ऐसे ही करके सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एक डेफिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो सॉल्व करते बन जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, बस कोर्स फॉलो करते रहिए। आगे चल के मैं और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और अगले लेक्चर में और भी मतलब इसके आगे का पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज अगले लेक्चर आइएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, गुड बाय, दिस इज आशुतोष साइनिंग ऑफ।